हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज के हमारी वीडियो का विषय है काव्य के भेद। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के भेद हम आज करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं? उन्होंने काव्य को 3 भागों में वर्णित किया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उत्तम काव्य, दूसरा है मध्यम काव्य और तीसरा है अधम काव्य। सबसे पहला उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ये 3 हमारे जो हैं काव्य के भेद वो आचार्य मम्मट के अनुसार है। अब पढ़ते हैं कि आखिरकार इन सब में है क्या क्या। सबसे पहला पढ़ते हैं उत्तम काव्य। उत्तम काव्य क्या होता है? उत्तम काव्य हमारा, अगर हम नॉर्मली समझे तो उत्तम काव्य वो होता है जिसमें जो वाच्यमान अर्थ है, अर्थात जो कहने का तात्पर्य है वो उच्च लेवल का होता है, वो हमारा उत्तम काव्य होता है। समझिए, काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा, जहाँ पर मुख्य अर्थ की क्या है, काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा या फिर हम कहेंगे मुख्य अर्थ की अपेक्षा जहाँ पर व्यंग्यार्थ, ध्वनि काव्य में आपने पढ़ा होगा प्रतिमान अर्थ, तो जहाँ पर प्रतिमान अर्थ या फिर व्यंग्यार्थ के बढ़ जाने पर और क्या होता है, चमत्कार जनक अधिक हो जाने पर वह उत्तम काव्य कहलाता है। शॉर्ट में देखें तो क्या है, मुख्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक प्रबल होने पर वहाँ पर उत्तम काव्य होता है। इसे ही पंडितों ने ध्वनि भी कहा है। जो ध्वनि के सिद्धांत है, आनंदवर्धन के अनुसार जो है हमारा ध्वनि सिद्धांत, वो भी यही है और इसी को वो काव्य की आत्मा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से देखिए समझ में आएगा कि मिथ्यावादिनी दूती बांधवः जनस्य ज्ञाति पीड़ितांग में, यहाँ पे है आगे है में, म पे एक ही मात्रा में, वापी स्नातु में तो गतासीना पुनस्त याद्मस्य अथमस्या। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं यहाँ पर कोई प्रेमिका है और क्या कह रही है वो? अपने उससे कह रही है, किसे? दूती से, अर्थात जो उनकी सहचरी है या काम करने वाली है, जो ऐसी है, उससे कह रही है वो कि क्या कह रही है, समझिए, कह रही है कि हे झूठ बोलने वाली, और क्या है, प्रियजन की पीड़ा को न समझने वाली दूती। देखिए यहाँ पर आया है हमारा, ये है हमारा कि यहाँ से समझिएगा आप तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। एक बार देखिए यहाँ से, अब देखिए अब समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं, मिथ्यावादिनी, झूठ बोलने वाली, कि हे झूठ बोलने वाली, बांधव जनस्य अज्ञातः पीड़ांग, अर्थात प्रियजन की पीड़ा को ना समझने वाली दूती। दूती क्या है? वापी स्नातु, भाई क्या कह रही है कि तू यहाँ से बावड़ी पर स्नान करने गई थी। वापी स्नातु, भाई तू तो बावड़ी पर स्नान गई थी। बावड़ी हम कह देते हैं जैसे कि कुएं पर, तालाब पर, ऐसे कि तू तो बावड़ी पर वापी पर स्नान करने के लिए गई थी। ना अधम से, ना उस अधम के पास। यहाँ पर अधम से क्या तात्पर्य है कि ना उस नायक के पास। तू तो वापी पर स्नान गई थी, अधम अर्थात नायक के पास नहीं गई थी। क्यों? अब वो कह रही है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तेरे स्तनों के कोर का चंदन पूर्णतः छूट गया है और जो तेरे अधरों की लाली थी वो साफ हो गई है, और क्या, तेरे नयनों के कोने का जो काजल है वो शून्य हो गया है, और यह पतली काया अथवा कृश शरीर पुलकित हो गया है। यहाँ पर वो क्या कह रही है कि भाई तुम तो वापी पर नहाने गई थी, उस अधम के पास थोड़ी गई थी। नायक को उन्होंने अधम क्यों कहा है? क्योंकि ये सब लक्षण क्या है, लक्षित हो रहे हैं। उनके कहने का जो लक्ष्य, वो व्यंग्यार्थ है, वो यही है कि तुम उस अधम अर्थात उस नायक के पास ही गई थी, ना कि तुम वापी पर स्नान करने गई थी। यहाँ पर उस नायक के पास ही तू रमण करने के लिए गई थी। यह मुख्यतः अधम शब्द से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। अगर उन्हें यह कहना होता कि तुम वापी पर ही गई थी, वहां नहीं गई, तो वो नायक के लिए अधम शब्द का प्रयोग नहीं करती, परंतु उन्होंने नायक के लिए अधम शब्द का प्रयोग इसीलिए ही किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यंग्यार्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि काव्य कहते हैं, कि हम कह कुछ रहे हैं और क्या कहने का तात्पर्य हमारा कुछ और है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मध्यम काव्य। मध्यम काव्य से क्या तात्पर्य है? अगर देखिए शॉर्ट में देखें, आप अभी इधर ना देखिए, सिर्फ शॉर्ट में देखिए। मध्यम काव्य वो होता है, मान लो हमने कोई शब्दार्थ में लिखा है और शब्दार्थ में लिखकर जैसा हम समझाना चाह रहे हैं वो वैसा ही है, या फिर उसमें जो वाच्यार्थ है वो ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है शब्दार्थ के अनुसार, तो वो क्या होगा? हमारा मध्यम काव्य होगा। अब आप समझिए कि जिस काव्य में व्यंग्यार्थ होता तो है किंतु वाच्यार्थ से बढ़कर नहीं होता, तात्पर्य वहाँ पर जो उसका वाच्यार्थ है या मुख्यार्थ है वही बहुत सुंदर है व्यंग्यार्थ की अपेक्षा, तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम काव्य कहलाएगा। वाच्यार्थ से दबा रहता है या गौण रहता है, वाच्यार्थ ही उसकी अपेक्षा सहृदयों को अधिक आनंद प्रदान करता है। व्यंग्यार्थ के गौण हो जाने पर यह काव्य व्यंग्य प्रधान ध्वनि काव्य से निम्न कोटि का माना जाता है। इसे ही मध्यम काव्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर जो व्यंग्यार्थ तो है किंतु वो वाच्यार्थ से बढ़कर नहीं है। मीन्स जो हम मेनली डायरेक्ट वर्ड्स के द्वारा कह रहे हैं बात, वो ज़्यादा चमत्कृत हो रही है बल्कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर इस तरह से वो क्या कहलाता है? हमारा मध्यम काव्य कहलाता है, जिसको आचार्य मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा है, जिसके हम भेद ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखना चाहेंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसे ही मध्यम काव्य कहते हैं। उदाहरण समझिए, उदाहरण समझ के आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में क्या कहना चाह रहे हैं वो? उदाहरण में कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं कि ग्राम तरुणम तरुण्याः नवांचल मंजरी सनातकम पश्यन्ताः भवति मुनिर्नितरा मलिना मुच्छायाः। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नवीन अशोक अथवा वेद की मंजरी से सुशोभित हाथ वाली नवांजुल मंजरी ही, अर्थात नवीन अशोक की या फिर वेद की जो मंजरी है उससे सुशोभित हाथ वाले, हाथ कर हमारे हाथ वाले ग्राम के उस युवक, ग्राम तरुणम, ग्राम के उस युवक को बार बार देखती हुई, अर्थात बार बार उसको देखती हुई युवती के मुख की क्रांति अत्यंत मलिन हो रही है। तरुण्याः, युवती के मुख की मलिन मुख छाया, मुख की जो क्रांति है वो बार बार क्या हो रही है? मलिन हो रही है। अब यहाँ पर देखिए व्यंग्यार्थ वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन इसका जो वाच्यार्थ है वो ज़्यादा चमत्कृत हो रहा है। किस प्रकार की? यहाँ पर अशोक लता ग्रह में मिलने का जिसने संकेत दिया था वह तुम नहीं आई, अर्थात यहाँ पर कोई तरुण है, उसने कहा था कि हमें कहाँ मिलना है? लता ग्रह, अशोक की जो लता ग्रह है उसमें आके मिलना है, परंतु तुम नहीं आई। यह व्यंग्यार्थ गौण हो रहा है क्योंकि इसकी अपेक्षा जो वाच्यार्थ है कि मुख की क्रांति मलिन हो गई, यह अधिक चमत्कार दे रहा है। आप देखिए उसमें ये अगर हम समझने की भी प्रयास करें तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसने उसको लता ग्रह में बुलाया था, जबकि ये क्लियर हो रहा है कि उसकी जो मुख की क्रांति थी वो मलिन हो गई। ज़्यादा सुंदर कौन सा लग रहा है? कि उसके मुख की क्रांति मलिन हो गई। इसलिए यहाँ पर ये क्या है? मध्यम काव्य है, क्योंकि यहाँ पर जो वाच्यार्थ है वो अपेक्षाकृत कम अच्छा है किसके? मुख्यार्थ की। आगे देखते हैं। तीसरा आता है हमारा अधम काव्य। अधम काव्य होता है डायरेक्ट किसी भी नदी सरोवर किसी का वर्णन कर देना, या डायरेक्ट आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सामने देखिए और आपने डायरेक्ट कह दिया कि यहाँ पे ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये हमारा एक चित्र सा खींच दिया, वो हमारा अधम काव्य होता है। जैसे कि जिस काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता वह तो अधम काव्य है, अर्थात जहाँ पर व्यंग्यार्थ है ही नहीं, बिल्कुल नाम मात्र को भी व्यंग्यार्थ नहीं है, वो अधम काव्य है। उसे ही विद्वानों ने शब्द चित्र या फिर अर्थ चित्र कहा है, अर्थात शब्दों के माध्यम से जो हमने चित्र खींच दिया है उसको शब्द चित्र कहते हैं, या फिर जहाँ हमने अर्थों के माध्यम से चित्र को खींच दिया है वो अर्थ चित्र कहलाता है। अर्थात गुण और अलंकार से युक्त तथा प्रतीयमान अर्थ से ही अधम काव्य है। तो ये क्या है हमारा? जिसमें शब्द चित्र या अर्थ चित्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अधम काव्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है, बिल्कुल उदाहरण देखकर आपको क्लियर हो जाएगा।
उदाहरण क्या है इसका? कह रहे हैं कि स्वच्छ रूप से उछलते हुए निर्मल किनारों के गड्ढों में ये प्रबल वेग वाले जल की धारा से जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे महर्षि हर्ष के साथ जिस पर स्नान तथा संध्या आदि दैनिक कृत्य करते हैं, जिसकी कंदरा में बड़े बड़े मेंढक दिखलाई देते हैं तथा दीर्घ एवं समृद्ध वृक्षों के पतन से उठने वाली बड़ी बड़ी तरंगों से पुष्ट हो गया है, गर्व जिसका ऐसी गंगा तुम्हारे अज्ञान या पाप को तुरंत नष्ट करें। अब देखिए इसमें क्या मुख्यार्थ है और क्या वाच्यार्थ है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने गंगा का एक शब्द चित्र खींच दिया है। तो यहाँ अलंकार है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अलंकार है कि उन्होंने इनकी तुलना इतनी सब चीज़ों से की है कि यहाँ पर अलंकार है परंतु कोई प्रतीयमान अर्थ नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, चित्र काव्य है या फिर अधम काव्य है। ये आप याद रखिएगा कि अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहते हैं और मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तीनों के अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, अधम काव्य, चित्र काव्य। इस प्रकार से ये हमारे मम्मट आचार्य के द्वारा जो वर्णित हैं क्या काव्य के भेद, वो संपन्न होते हैं। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे। कोई भी परेशानी है तो अपने संकोच कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।